बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक एग्ज़ाम्पल। और एग्ज़ाम्पल जो सी है उसके अंदर हमारे पास केसीएल भी यूज़ हो रहा होगा, केवीएल भी यूज़ हो रहा होगा और पावर का जो फार्मूला वो भी हम यूज़ करेंगे इसमें। लेकिन इससे पहले कि हम एग्ज़ाम्पल की तरफ जाएं, ये जो हमारे पास था ये था केसीएल जो कि किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है। तो इसका हमने ये लिखा था कि किसी भी नोड के अंदर जो एंटरिंग करंट है वो उनका सम वो इक्वल टू होता है उसी नोड से जितने करंट एग्ज़िट कर रहे हैं, और करंट जितने मर्ज़ी भी हो सकते हैं एक नोड के ऊपर। तो जो एंटरिंग करंट है उनका सम और जो एग्ज़िट कर रहा है करंट उनका सम, ये दोनों इक्वल होते हैं। और ये जो केसीएल है ये हम नोड्स पे लगाते हैं, और नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जिधर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में हमने उनका कनेक्शन बनाया होता है। उसके बाद जो हमारे पास था केवीएल, केवीएल में ये था कि एक लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज राइज करता है वो इक्वल टू होता है उसी लूप के अंदर सम ऑफ जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये चीज़ लगती थी जो केवीएल है ये हमारे पास लगता था लूप्स पे। उसके बाद जो पावर कंजर्वेशन का था, पावर कंजर्वेशन का ये था कि सम ऑफ ऑल द पावर अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू सुमेशन ऑफ पावर रिलीज्ड। तो ये भी हम चीज़ें लास्ट वीडियोस में देख चुके थे। इसके अलावा ये जो दो हैं केसीएल और केवीएल, ये हमारे पास कनेक्शन लॉ थे। एक जो थर्ड लॉ था जिसको हम एलिमेंट लॉ कहते थे वो था ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को भी हमने देखा था। तो इससे हमने जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो था वोल्टेज इज़ इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ओहम्स में होती है जिसका सिंबल इस तरह से है, और करंट हमारे पास एम्पेयर्स में होता है। वोल्टेज को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी की जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें केसीएल केवीएल पावर का लॉ लगेगा। जो हमारे पास पावर का फार्मूला हम पहले देख चुके हैं कि पावर का फार्मूला होता है हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं पावर को। ये होता है करंट थ्रू जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर से करंट जो गुजर रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द वोल्टेज एट दैट कंपोनेंट। मतलब जो कंपोनेंट है उसके टर्मिनल्स के ऊपर जितने वोल्टेज हैं वो और जो उसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास पावर आ जाती हैं। तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हुए केसीएल केवीएल पावर का फार्मूला और ओहम्स लॉ यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हमें कुछ वोल्टेजेस और करंट दिए होंगे ब्रांचेस के, और वाटेज भी दी होगी। अच्छा, वाटेज का जो पावर है उसका यूनिट वाटेज होता है, और ये जो है हमारे पास डब्ल्यू से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। तो हमारे उसके अंदर वाटेज दी होगी, कुछ कंपोनेंट्स के वोल्टेज दी होगी, और साथ वोल्टेज की डायरेक्शन भी बताई होगी, करंट और उसकी डायरेक्शन भी बताई होगी, और बाकी जो ब्रांचेस रह गई होगी उसके अंदर हमने करंट और वोल्टेजेस और जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने फाइंड करनी होगी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर X1 2 3 और 4 ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ब्रांचेस हैं। और X1 के अंदर करंट बताया हुआ है कि 1 एम्पेयर गुजर रहा है, उसकी साथ डायरेक्शन है। इसी तरह से X3 के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं प्लस इस तरफ नेगेटिव इस तरफ, और वो हमारे पास हैं 6 वोल्ट हैं। और हमें अगर मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पास पावर है X2 कंपोनेंट की वो इक्वल टू 20 वाट है, और ये जो कंपोनेंट है ये पावर रिलीज़ कर रहा है। और जो हमारे पास कंपोनेंट है X3, ये इसकी जो पावर इसके अक्रॉस ये अब्ज़ॉर्ब कर रहा है वो 18 वाट है, और ये कंपोनेंट पावर अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। हमारे पास जो गिवन डाटा दो पावर्स हैं, एक X2 कंपोनेंट की इसकी, X3 वो ये है, और साथ ये भी डाटा गिवन है कि पावर X2 जो है वो रिलीज़ कर रहा है और जो पावर X3 है वो अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम इससे ये ड्राइव कर सकते हैं या अखज़ कर सकते हैं कि रिलीज़ का मतलब ये हुआ कि जो पावर X2 कंपोनेंट है ये जो कि पावर रिलीज़ कर रहा है तो ये हमारे पास कोई एक्टिव कंपोनेंट है।
और जो ऑब्जर्व कर रहा है ये हमारे पास कोई पैसिव कंपोनेंट है। और एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव में क्या होगा कि वोल्ट करंट जोन्स है वो उसके नेगेटिव साइड से इन होगा उसमें और पॉजिटिव साइड से आउट होगा। और जो पैसिव कंपोनेंट है उसके अंदर पॉजिटिव साइड से करंट इंटर होता है कंपोनेंट में और नेगेटिव साइड से एग्जिट करता है। अच्छा, तो ये हमारे उसने ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है पावर। और ये तो हमने क्या निकालना है, x2 के अक्रॉस वोल्टेजेस और करंट निकालना है, x1 के अक्रॉस वोल्टेजेस और करंट दिया हुआ वोल्टेजेस निकालने हैं, x4 के अक्रॉस वोल्टेजेस और करंट निकालने हैं। अभी हमने ये देखना है कि हमें कौन सा डाटा गिवन है और हम किस तरह से फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अभी जो एक चीज़ गिवन है वह इसका करंट है। अगर मैंने इसके थ्रू करंट निकालना है तो मुझे उसके लिए इसका करंट चाहिए या इसका करंट चाहिए। लेकिन मैं इस कंपोनेंट के x3 के मेरे पास वोल्टेजेस भी हैं और इसकी मुझे वाटेज भी बताई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके थ्रू जो करंट गुजर है वो निकाल सकता हूँ। वो इस तरह से कि मैं इधर लिखता हूँ करंट थ्रू x3 ब्रांच या x3 जो कंपोनेंट है उसके थ्रू करंट। तो हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेजेस। करंट उस कंपोनेंट में से कौन जितना गुजरा और वोल्टेज उस कंपोनेंट के क्रॉस कितने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पावर है पावर ऑफ x3 कंपोनेंट है। मैं वैल्यूज़ अगर पुट करूँ 18, करंट मैंने निकालना है, वोल्टेज उसके क्रॉस हमारे पास 6 वोल्ट है तो मैं 6 इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो करंट आया वो इक्वल टू आया 3 एम्पेयर। 18 को 6 पे डिवाइड किया, करंट मेरे पास 3 एम्पेयर आ गया। अब हमारे पास एक चीज़ रह जाती है वो है डायरेक्शन के करंट हो सकता है इसमें से इस तरफ गुजर रहा हो फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन इसके साथ हमने एक और डाटा गिवन था कि जो पावर PX3 है वो ऑब्जर्व हो रही है। ऑब्जर्व होने का मतलब ये है जो इसके करंट कंपोनेंट है वो पैसिव है। पैसिव का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कंपोनेंट है कोई, उसकी प्लस साइड ये है माइनस साइड ये है, इस तरह से वोल्टेजेस हैं और जो करंट है वो इस तरह से फिर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से एंटर होगा नेगेटिव से एग्जिट करेगा। तो अभी हमने ये कहा कि x3 कंपोनेंट 18 वाट ऑब्जर्व करता है, पैसिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव से एंटर होगा नेगेटिव से एग्जिट करेगा। तो इस करंट को मैं I3 कह देता हूँ। ये जो कैलकुलेट किया था इसको भी मैं 3 लिख देता हूँ और इसके साथ भी वोल्टेज एट 3 उस पर मैं ये लिख दिया। अच्छा, अभी हमने ये इस डाटा से कि ये पैसिव है तो हमने इसकी डायरेक्शन देख ली कि ये क्या होगी, पॉजिटिव से एंटर नेगेटिव से एग्जिट। तो हम इसकी जो नोटेशन है उसके साथ हम इस तरह से एरो बना देंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, पॉजिटिव से एंटर हो रहा है नेगेटिव से एग्जिट कर रहे हैं। सो हमने अभी I3 निकाल लिया। अभी हमें अभी इस नोड को देखें। इस नोड को लेट सपोज मैं A नाम दे देता हूँ, इस नोड को मैं B नाम दे देता हूँ और इस नोड को मैं C नाम दे देता हूँ। अभी नोड A पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक करंट ये भी है, नोड A से एग्जिट कर रहा है, इसका नोड A से I3 भी एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये X2 का जो करंट है वो नोड A की तरफ होगा, क्योंकि किसी भी नोड से हमने ये पढ़ा था KCL में कि एंट्रिंग करंट और लीविंग करंट, एंट्रिंग करंट का सम इक्वल टू होता है लीविंग करंट का सम। जो नोड से करंट एंटर हो रहा हो लीव हो रहा हो इनके सम इक्वल होते हैं। तो अभी हम जब इसको देखा ये भी नोड से एग्जिट कर रहा है ये भी नोड से एग्जिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कंपोनेंट है इसका करंट नोड में एंटर हो रहा है। तो अगर ये नोड में एंटर हो रहा है तो जो नोड में X2 का करंट एंटर हो रहा है मैं इसको I2 कह देता हूँ। तो नोड A के ऊपर मैंने लगाया KCL एट नोड A। तो KCL नोड A पे लगाने का क्या हुआ, I2 एंटर हो रहा है, I1 एग्जिट और I3 भी एग्जिट कर रहा है। सो I2 इज इक्वल टू I1 मेरे पास 1 एम्पेयर है, मैं 1 लिख देता हूँ। I3 मेरे पास हमने कैलकुलेट किया था 3 एम्पेयर, तो मैं 3 लिख दिया। तो ये मेरे पास जो I2 की वैल्यू आई 4 एम्पेयर आ गई। सो I2 मेरे पास आ गया 4 एम्पेयर। I3 भी निकल आया,
I2 भी निकला है 4, हाँ 4 एम्पेयर हमने लिख दिया। इसके साथ हमने डायरेक्शन हमने जब देखा सर्किट को कि इसके ऊपर KCL को सेटिस्फाई करने के लिए ये करंट एंटर होना चाहिए, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इस तरह से आ गई। अभी हमने X2 ब्रांच का करंट निकाल लिया। अभी हम देखते हैं कि X2 ब्रांच के ऊपर वोल्टेजेस कितने होंगे। तो X2 ब्रांच के ऊपर हमें X2 ब्रांच का जो करंट है वो हमने फाइंड किया 4 एम्पेयर। हमें पता है कि डाटा गिवन है कि 20 वाट पावर X2 के ऊपर रिलीज हो रही है। रिलीज होने का मतलब यह है ये एक्टिव कंपोनेंट है, और एक्टिव का क्या साइन होता था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज इस तरह, तो करंट नेगेटिव से एंटर होता था और पॉजिटिव से एग्जिट करता था। सो I2 हमारे पास 4 एम्पेयर है, पावर एट X2 20 वाट रिलीज हो रही है, तो मैं लिख सकता हूँ पावर एट X2 इज इक्वल टू I2 करंट इंटू वोल्टेज अक्रॉस X2। सो ये हमारे पास पावर रिलीज हो रही है वो है 20 वाट। करंट हमारे पास 4 एम्पेयर आया था। इधर से हम वोल्टेज एट कंपोनेंट X2 हम निकाल लेंगे 5 वोल्ट। हमने क्या इधर हमने वोल्टेज निकाली, तो ये हमारे पास 5 वोल्ट आया। और जब हमने देखा कि ये कहा गया है कि ये कंपोनेंट रिलीज कर रहा है पावर, इसका मतलब ये हुआ अगर करंट की ये डायरेक्शन हमने फाइंड की थी, तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो ये वाला होगा, इसमें करंट एंटर करेगा, और जो एग्जिट करेगा वो इस साइड से करेगा। सो ये हमारे पास बन गया एक एक्टिव कंपोनेंट, और इसके अक्रॉस जो वोल्ट हैं वो 5 वोल्ट हैं। तो इस तरह से हमने X2 के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो निकाल लिए, वो निकले 5 वोल्ट। और इसके साथ हम नोटेशन लिख दें कि प्लस एट टॉप। जिस तरह से करंट की डायरेक्शन लिखते हैं तो इसी तरह इसकी लिख दें प्लस एट टॉप, का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा। अच्छा जी, अभी हमने इसके वोल्टेजेस करंट निकल आए, इसके वोल्टेजेस करंट निकल आए। अभी हमारे पास X1 है, उसके करंट है, इसके हमने वोल्टेजेस निकालने हैं। सो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी कंपोनेंट हो या कोई एक नोड के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं वो एक टाइम पे एक ही होते हैं, उसकी कोई दो वैल्यूज़ एक नोड के ऊपर वोल्टेजेस की नहीं हो सकती। तो अभी हमारे पास ये कंपोनेंट है, इसके साथ एक और ये कंपोनेंट लगा हुआ है जो पैरेलल में लगा हुआ है। सो जितने वोल्टेज यहाँ पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, उतने ही यहाँ पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। कहने का मतलब ये है कि दोनों के टर्मिनल्स के ऊपर एक जितने ही वोल्टेजेस होंगे, चाहे इस कंपोनेंट का हो या इस कंपोनेंट का हो, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। सो जब हमने ये देखा कि ये हमारे पास इसके वोल्टेजेस क्या बन रहे हैं, तो 5 वोल्ट अगर इधर बन रहे हैं तो सेम 5 वोल्ट हमारे वो जो VX1 है उसके क्रॉस बनेंगे 5 वोल्ट। ठीक है, X1 के भी वोल्टेजेस निकल आए, X2 के भी निकल आए, X3 के। अभी X4 को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि X4 के अंदर से करंट कितना गुजर रहा है। करंट देखने के लिए हम जो लगाएंगे KCL एट नोड बी। KCL नोड बी पे लगाने से पता लगा, मैं कह देता हूँ X4 के अंदर से करंट I4 गुजर है। अब आप कहेंगे कि इस तरह डायरेक्शन क्यों करंट की रखी, क्योंकि KCL ये कहता है एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, और किसी नोड के ऊपर ये नहीं है कि करंट सिर्फ एंटर ही हो रहा है, उस पर लीव भी मस्ट होगा। सो KCL एट नोड है, मैं लिख देता हूँ I3 एंट्री करंट है, I4 एग्जिटिंग करंट है। तो I3 को हमने कैलकुलेट किया था, I3 को हमने कैलकुलेट किया था 3 एम्पेयर, और ये जो 3 एम्पेयर है वो इसमें से गुजरेगा, वही करंट I4 में से गुजरेगा। तो मैं लिखता हूँ जो I4 करंट है वो इक्वल टू 3 एम्पेयर है। ये हमारा I3 3 एम्पेयर आया था, वो करंट इसमें से गुजरा। अच्छा, इससे ये भी बात वादे हुई कि जो कंपोनेंट सीरीज में लगे होते हैं उनका करंट सेम होता है, और जो कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे होते हैं उनकी क्रॉस वोल्टेजेस सेम होती हैं। सीरीज कंपोनेंट की सेम रेजिस्टेंस करंट उसमें से गुजरता है, और जो पैरेलल में कंपोनेंट्स होते हैं उनके क्रॉस वोल्टेजेस सेम होते हैं। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास रह गई, I4 हमने निकाल लिया, I4 हमने निकाला 3 एम्पेयर। अभी हमने ये निकालना है
कि X4 के जो इसके अक्रॉस हमने वोल्टेजेस निकालने हैं। तो वोल्टेजेस निकालने के लिए मैं कहता हूँ KVL लगाते हैं इन लूप X2, X3, X4 जो कंपोनेंट्स ये हैं इनसे मिलकर जो लूप बन रहा है उस पे हम KVL लगाते हैं। तो सबसे पहले X2 से हम वोल्टेज राइज किए 5 वोल्ट, उसके बाद आगे में गया तो दोबारा वोल्टेज फॉल किए 6 वोल्ट। फॉर टाइम बिंग अभी मुझे नहीं पता कि ये कंपोनेंट एक्टिव है या पैसिव है। मैं कह देता हूँ कि लेट्स सपोज हम इसको पैसिव बना दिया, मैंने कहा कि ये पैसिव कंपोनेंट है। सो ये आगे हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस X4 हैं वो भी फॉलिंग वाली साइड में मैं लिख देता हूँ। तो मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो VX4 इज इक्वल टू -1 वोल्ट आया। कहने का मतलब ये है कि माइनस इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको पैसिव किया, लेकिन एक्चुअल में ये पैसिव कंपोनेंट नहीं है, ये हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट है। सो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो इस तरह से नहीं होगी, फिर वो हमारे पास इस तरह से होगी क्योंकि ये भी हमारे पास एक एक्टिव कंपोनेंट है। तो जब हम इस पोलैरिटी के साथ लूप लगाएंगे तो वोल्टेज राइज 5 वोल्ट, वोल्टेज फॉल 6 वोल्ट, फिर राइज, तो हमारे पास जो इनका सम लेंगे वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। 5 वोल्ट का राइज प्लस 1 वोल्ट का राइज 6 हो गया और ड्रॉप 6 वोल्ट का, ये दोनों आपस में इक्वल होगी, राइजिंग वोल्टेज और फॉलिंग वोल्टेज। सो हमने इस कंपोनेंट के भी करंट और वोल्टेज निकाल लिए, इस कंपोनेंट के भी निकल आए, इसके भी निकल आए, इसके भी निकल आए। अच्छा जी, ये तो हमने KVL KCL ओहम्स लॉ लगा के हमने करंट निकाल लिए, वोल्टेजेस निकाल लिए। अभी जो हमने एक लॉ पढ़ा था कि जो पावर कंजर्वेशन का लॉ था कि हमारे पास जो पावर अब्जॉर्ब्ड होती है वो इक्वल टू पावर रिलीज्ड होती है, ये हमारे पास 1 वोल्ट का था। सो अभी हम हर ब्रांच की पावर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं X1 ब्रांच की। X1 की ब्रांच की जो पावर है PX1 इक्वल टू 5 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 5 वाट। और दूसरा जो करंट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से एंटर हो रही है, नेगेटिव से एग्जिट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास पैसिव कंपोनेंट है। फिर हम आते हैं पावर ऑफ X2 कंपोनेंट 5 वोल्ट इंटू 4, P इज इक्वल टू आई वी के हम लगा P इज इक्वल टू आई वी करंट 4 एम्पेयर इंटू 5 वोल्ट, तो ये हमारे पास हो गया 20 वाट। और जो करंट की डायरेक्शन है और जो वोल्टेज की डायरेक्शन है, करंट नेगेटिव से एंटर पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है, तो ये हमारे पास है एक्टिव कंपोनेंट। इस तरह से PX3 पावर ऑफ X3 कंपोनेंट मैं लगाता हूँ, उसके अंदर 3 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, 6 वोल्ट उसके अक्रॉस है, 18 वाट। और जब मैंने इसको देखा एंटर पॉजिटिव से हो रहा है, एग्जिट नेगेटिव से कर रहा है, तो ये इसका मतलब है ये मेरे पास है पैसिव कंपोनेंट। फिर आते हैं पावर ऑफ X4, इसके अंदर 3 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, 1 वोल्ट इसके अक्रॉस है, 3 वाट। जब पोलैरिटी देखें और करंट देखें, करंट नेगेटिव से एंटर पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है, तो ये मेरे पास है एक्टिव कंपोनेंट। सो जो फार्मूला था वो ये था, सम ऑफ पावर अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू पावर रिलीज्ड। पावर अब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर रिलीज्ड। पावर अब्जॉर्ब कौन करेगा? पैसिव कंपोनेंट्स। कितनी होगी पावर अब्जॉर्ब? 5 वाट और 18 वाट। मैं इसको लिख लेता हूँ 5 वाट प्लस 18 वाट। सिर्फ 2 पैसिव कंपोनेंट थे तो ये हमने ऐड कर दी। उसके बाद जो रिलीज कौन सा करेगा? दोनों एक्टिव कंपोनेंट, 20 वाट और 3 वाट। 20 प्लस 3, तो 5 प्लस 18 कितना हो गया? 23, और 20 प्लस 3 हो गया 23 वाट। सो इस सर्किट के अंदर जो पावर अब्जॉर्ब्ड है और जो पावर रिलीज्ड है वो दोनों इक्वल हैं। सो आज की जो एग्जांपल है इसके अंदर हमने जो लास्ट जितनी भी वीडियोस में स्टडी की है, जिसके अंदर हमने KCL KVL पावर कंजर्वेशन और ओहम्स लॉ स्टडी किए, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है और मुख्तलिफ ब्रांचेस की वोल्टेजेस और करंट निकाल के देखी हैं।
जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स होते हैं वो सारे इसी तरह से ही सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की समझ आई होगी। तो अगर समझ आ गई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।